ईरान के पूर्व राष्ट्रपति शहीद इब्राहिम रईसी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, या यूं कहूं ज़्यादातर लोग हैं, जिनको इब्राहिम रईसी की वैल्यू पता ही नहीं है। ईरान ने जो खोया है वो बहुत बड़ा है। ईरान के अंदर ईरान को बिल्ड करने में, ईरान को मजबूत करने में, ईरान की राजनीति में और ईरान की कानून व्यवस्था में जनाब इब्राहिम रईसी का एक अहम और मोटा किरदार था। आइए इब्राहिम रईसी के बारे में कुछ अच्छी कुछ डार्क बातें आपको इस सीरीज में बताते हैं। हमारा काम यह है कि जो भी है जानकारी जो आप तक अब तक न पहुंची उसको मैं दूं। आज इस वीडियो में इब्राहिम रईसी के बारे में हम सुनेंगे, जानेंगे और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। हज़रात मोहतरम, जनाब इब्राहिम रईसी का जन्म ईरान के ही पवित्र स्थल, पवित्र जगह मशहद में सन 1960 14 दिसंबर को हुआ। इनके वालिद का नाम सैयद हाजी था, जो खुद आलिम दीन यानी मौलाना थे। इब्राहिम रईसी के सर से उनके वालिद का साया तभी उठ गया जब वो महज सिर्फ 5 साल के थे। इब्राहिम रईसी की वालिदा यानी माता का नाम सैयदा इस्मत खुदादाद हुसैनी है, जो अभी इस दुनिया में है। इब्राहिम रईसी वक्त से 4 कदम आगे चल रहे थे और काफ़ी पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट थे। पढ़ने लिखने का उनको शौक था। आप उनकी एजुकेशन हिस्ट्री को जानेंगे तो दिमाग आपका चकरा जाएगा। जनाब, उन्होंने पढ़ाई करी थी, स्कूलिंग जो करी जवादिया स्कूल से करी, और फिर उसके बाद उन्होंने हौजा में यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया सन 1975 में, और उसके बाद आयतुल्लाह बुरूजर्दी स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करी। इसके बाद मोताहरी यूनिवर्सिटी से, जो प्राइवेट लॉ फर्म है, उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री वहां से हासिल करी। भाई, आप यूं समझ लीजिए कि जनाब इब्राहिम रईसी महज 15 साल के थे तभी उन्होंने मौलवियत की यानी इस्लामिक स्टडी शुरू कर दी थी। वो साथ अंग्रेजी की भी पढ़ाई करते थे, साथ में उन्होंने मौलवियत भी शुरू करी। दोनों चीजें वो साथ लेकर चल रहे थे। मेरे दोस्तों, इब्राहिम रईसी, आपको अब तक पता चल गया कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार थे। इसके अलावा वो पहले ही हाईलाइट हो गए थे। बड़े बड़े उलमाए दीन, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर के आंखों में ये छा गए थे। हज़रात मोहतरम, अब वक्त था उनकी शादी का। उनकी शादी हुई जमीले अलमुल हुदा नाम की एक महिला से। उनके वालिद यानी इब्राहिम रईसी के जो ससुर हैं, वो इमाम जुमा व जमात थे। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े में वो नमाज पढ़ाया करते थे। नाम था उनका अहमद अलमुल हुदा, जो काफ़ी फेमस थे और वो भी काफ़ी पावरफुल थे। मेरे दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, एक बात यहाँ पर निकल के आ रही है, मैं उसको कनेक्ट करना चाहूँगा कि इब्राहिम रईसी की जो वाइफ है ना, वो भी इतनी पढ़ी लिखी हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि वो भी डॉक्टरेट हैं, उन्होंने पूरा मास्टर किया हुआ है। जब वो 18 साल की थी तब उनकी शादी जनाब इब्राहिम रईसी से हुई। उनकी पढ़ाई अधूरी नहीं रही। इब्राहिम रईसी ने पूरी छूट दी कि आप आगे की पढ़ाई कर सकती हैं, जिसके बाद उन्होंने आज जाकर डॉक्टरेट की डिग्री भी ले ली। आपको बता दूं कि यहां पर कहा जाता है कि इब्राहिम रईसी कट्टर थे, इस्लामिक कट्टरपंथ थे, और इस्लाम में महिलाओं को आज़ादी नहीं है। देखिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप नंगी होकर घूमना शुरू कर दें। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप अपने कपड़े उतारकर नंगा नाच कर दें। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर नंगी होकर घूमने लगें, या फिर समुद्र के किनारे चड्डी बनियान पहन के उल्टी होकर लेट जाएं।
इस्लाम में आज़ादी है, तभी इब्राहिम रईसी की वाइफ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके बैठी। सिर्फ इतना ही नहीं, इब्राहिम रईसी की जो वाइफ हैं शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कई यूनिवर्सिटी में वो स्पीच देती हैं, क्लासेस लेती हैं और बड़े बड़े संस्थानों में वो स्पीच देने जाती हैं हिजाब के साथ, बुरखे के साथ। और हिजाब और बुरखे का मतलब ये नहीं कि पाबंदी है और इस्लाम आपको पीछे करता है, नहीं, बस नंगा रहने को आज़ादी नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। आज आप जानते हैं कि ईरान में दो तरह के लोग हैं। 20% ऐसे लोग ढके छुपे हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो ईरान का खुलकर विरोध करते हैं। वो भी यहां पर क्लियर करता चलूं, ईरान के बारे में और इब्राहिम रईसी के बारे में कनेक्ट करता हुआ चलूंगा ताकि हर चीज परत दर परत क्लियर होती रहे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ईरान में जो 20% आबादी है वो नंगा रहना चाहती है। वहां की लड़कियां, वहां ऐसी महिलाएं हैं जो नाचना चाहती हैं कि हम नाच कर वीडियो बनाएं। वही सिंपल आसान जबान में शॉर्ट कर देता हूं, जैसे यूरोप में अंग्रेज रहते हैं, उनसे वो 4 कदम आगे रहना चाहती हैं। नंगे होने के कंपटीशन में वो अव्वल आना चाहती हैं। लेकिन इस्लामिक कल्चर और ईरान का कानून ये होने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान में सरकार किसी की भी आए, ये 20% लोग ईरान का विरोध करते ही रहते हैं, ईरान के कानूनों का विरोध करते रहते हैं। और ये 20% में से 10% ऐसे ईरानी हैं जो विदेश में जाकर बसे हुए हैं। माशा अमीनी को लेकर जो कई तरह के सालों साल 2 साल तक प्रदर्शन हुआ, उसमें विदेशों से भी बैठे हुए ईरानियों ने जमकर ईरान का विरोध किया। और इस ईरान विरोधी प्रोटेस्ट को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका, इन तमाम बड़े बड़े यूरोप के देशों ने खूब फंड किया। Mahsa Amini. Mahsa Amini. Masha Amini. Mahsa 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 Amini in Iran. She was detained by the country's morality police for allegedly wearing her head covering incorrectly. 3 days later, she died in a hospital in Tehran. ये आपको मैं पॉलिटिक्स भी बता रहा हूं वहां की। इसी दौरान जनाब इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति भी थे ईरान के। बड़े ही मुश्किल से और सख्ती से जैसे तैसे करके ईरान को आग से निकाला इब्राहिम रईसी ने, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं आपको उनकी तमाम ऐसी बातें बताने वाला हूं। कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं पर बड़ी पाबंदी है। अजी, इब्राहिम रईसी की पत्नी जमीला अल-मुल्हुदा प्रोफेसर तो है ही, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल स्टडीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक वैज्ञानिक संस्थान की, विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल। इब्राहिम रईसी की 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा आप। और दोनों बेटियों की शादी हो गई है और इब्राहिम रईसी के पोते पोतियां भी हैं, और वो भी अच्छी खासी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। यहां तक तो बड़े सिंपल गाड़ी आ गई। अब आगे सुनिए, ईरान के ये जनाब इब्राहिम रईसी जो थे, आपको बताऊं कि ये आज के आयतुल्ला सैयद अली जो खामनाई हैं सुप्रीम लीडर, उनके सबसे करीबी लोगों में से थे। इतने करीबी कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, यानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर का जो चुनाव होता है, उसमें चंद नाम होते हैं कि भाई इन आयतुल्ला के बाद अब इनकी गद्दी पे ये बैठेंगे। तो जो पहला नाम चल रहा था ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए, वो आयतुल्ला खामनाई के बाद इब्राहिम रईसी का चल रहा था। अब इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद उनकी जगह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के बेटे का नाम आ गया है। लेकिन बस इतना बताना था कि इब्राहिम रईसी की पहुंच कहां तक थी। इब्राहिम रईसी के बारे में यह भी है कि इब्राहिम रईसी ने ईरान की रेवोल्यूशन, क्रांति में इमाम खुमैनी का बड़ा साथ दिया था। उस वक्त ये बिल्कुल नौजवान थे, बच्चे थे, और पूरी तरह से क्रांतिकारियों की तरह बढ़ चढ़ कर ईरान की क्रांति में, इस्लामिक क्रांति में हिस्सा ले रहे थे।
सन 1979 के क्रांति के बाद जब इस्लामिक क्रांति आ गई ईरान में, तो उसके बाद इब्राहिम रईसी को बड़े बड़े पोस्ट मिले, जैसे कि प्रोसिक्यूटर ऑफ कराज। कराज एक जगह, कराज के एरिया के न्यायपालिका के वो जज बन गए, वो भी 22 साल से कम की उम्र में। फिर भैया इसके बाद प्रोसिक्यूटर यानी जज बन गए हमदान इलाके के, फिर उसके बाद डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर ऑफ तेहरान। यानी हमारे भारत में जो न्यायाधीश हैं, वैसे ही जो ईरान के न्यायाधीश, पूरे ईरान के जो सबसे बड़े जज बने, वो इब्राहिम रईसी बने सन 1989 में। यानी सन 1989 में वो पूरी तरह से पूरे ईरान के जज बन गए। अब यहां से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है। कंट्रोवर्सी ये कि जब ये जज बने तो इन्होंने ईरान के खिलाफ जो एंटी ईरानियन लोग थे, पॉलिटिकल जो इनके अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट थे, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ थे, हज़ारों लोगों को जेल में रखा सालों साल, और इन्होंने बालिग और नाबालिग ऐसे तमाम लोगों को एक साथ फांसी पे चढ़ा दिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इब्राहिम रईसी सख्ती से विरोधियों से ना निमटते तो आज ईरान का हाल यूरोप जैसा होता। नंगापन, बेहुदापन, गंदगी, बेहूदगी आज ईरान में भर भर कर होती। मेरे दोस्तों, 1988 में ग्रैंड आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्हें इमाम खुमैनी भी कहा जाता है, उनके अंडर एक कमेटी बनी जिसे डेथ कमेटी कहा गया। बाद में ये कमेटी के जो मेंबर थे मेन, इब्राहिम रईसी थे एज अ जज। उन्होंने इमाम खुमैनी के अंडर एक पूरी कमेटी बनाई, और उसके बाद जो विरोधी थे, जो मैंने आपको भी बयान किया, उनके खिलाफ दोबारा से केस चलाया और फांसी दे दी। इस पूरे कांड के बाद ईरान से लेकर ईरान के बाहर भी इब्राहिम रईसी के ऊपर एक काला ठप्पा लग गया, जिसमें उन्हें बुचर ऑफ तेहरान कहा गया, यानी तेहरान का कसाई, जिसने एक साथ कईयों को कत्ल कर दिया। The Butcher of Tehran. Butcher of Tehran. Butcher of Tehran. Butcher of Tehran. The Butcher of Tehran. The Butcher of Tehran happily sat on a committee ordering the executions of thousands of political prisoners of conscience post the Iran-Iraq war. कई तरह की फर्जी कहानियां भी हैं और ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम भी हैं। लेकिन अगर इब्राहिम रईसी ऐसे लोगों से सख्ती से न निमटते तो आज ईरान की तस्वीर कुछ और होती। हजरात, ईरान के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, शहीद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पर तोहमत लगाना तो आसान है, और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़ी बड़ी सीरीज यूट्यूब पर डालकर बैठे हैं, और उसके अलावा बड़े बड़े शोज करते रहते हैं। एक तरह से आतंक की और आतंकवाद की नज़र से इब्राहिम रईसी को देखा गया, लेकिन ये सब बनाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इब्राहिम रईसी के अंडर 30,000 लोगों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सबूत के कत्ल कर दिया गया। लेकिन मैं बताता हूं कि वो कैसे लोग थे जिन पर ट्रायल चलाए बिना उनको फांसी दी गई। दोस्तों, पीपल मुजाहिद ऑफ ईरान, दोस्तों ये वो संगठन है, आपकी स्क्रीन पर इसका लोगो है, ये वही संगठन है जिसने ईरान के अंदर ही 1981 में ईरान के अलग अलग इलाकों में बमबारी करी, जिसमें 1981 के जो ईरान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अली रजाई, उनकी मौत हो गई। इसके अलावा ईरान इराक की जब जंग हो रही थी तो इसी संगठन के लोगों ने इराक का साथ दिया था, अपने मुल्क ईरान से गद्दारी की थी, खुल्लम खुल्ला गद्दारी। फिर ईरान में अलग अलग जगह कभी धमाके होते थे, कभी बाजार में बम फूटते थे। ये सब यही संगठन कर रहा था, जिस संगठन के लोगों को इब्राहिम रईसी ने फांसी की सजा सुनाई। अब आप बताइए सही या गलत। पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान, ये संगठन आज भी ईरान में बैन है, लेकिन इसकी पूरी टीम है और इसका हेडक्वार्टर इस वक्त अल्बानिया में है। सन 1988 का वो साल आया जब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने मिलकर इब्राहिम रईसी पर पाबंदी लगा दी। कहा कि ह्यूमन राइट के खिलाफ इन्होंने
यानी मानवता के खिलाफ इन्होंने क्राइम किया है, तो इब्राहिम रईसी को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, बैन कर दिया गया। दोस्तों, यही इब्राहिम रईसी सन 2004 से 2014 तक डिप्टी चीफ जस्टिस रहे। फिर उसके बाद 2014 से 2016 तक अटॉर्नी जनरल रहे और चीफ जस्टिस सन 2019 से 2021 तक रहे। तो आप इब्राहिम रईसी की पावर को समझ सकते हैं। पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री सन 2006 में हुई, जब उनको खुरासान असेंबली के इलेक्शन के लिए खड़ा किया गया, चुना गया। सन 2017 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी वो खड़े हुए थे, लेकिन इब्राहिम रईसी हसन रूहानी से हार गए थे। हसन रूहानी जो है 57% से जीते और इनके पास वोट थे 38%। लेकिन दोबारा जब इब्राहिम रईसी लड़े तो सन 2021 में वो 63% वोट से जीते और ईरान के राष्ट्रपति बन गए। हज़रात मोहतरम, ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।